एवरीवन, आज ऑप्टिक्स के ऑब्जेक्टिव का सेकेंड डे है, मतलब आज लास्ट डे है इसका। और इसमें आज भी बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है वैसे सवालों को लेकर आए हैं आप लोग के लिए। यदि आपको 12th बोर्ड देनी है तो ऐसे सवालों को आप कर लें जो कि आपके एग्जाम में ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे और वो इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस ऑब्जेक्टिव का ABCD करवाना मकसद नहीं है, आप कैसे बनाएंगे इससे रिलेटेड यदि आपको सवाल पूछ दिया जाए तो सवाल को कैसे हैंडल करेंगे इस मेथड को भी बताया जाएगा। और वो मेथड से आपको बताया जाएगा कि A ऑप्शन होगा या B ऑप्शन होगा या C ऑप्शन या D ऑप्शन होगा। मेथड से चलने से क्या होगा कि इससे रिलेटेड जितने भी सवाल जितने तरीके से पूछे जाएंगे घुमा फिरा कर, वो आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सवाल है फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव में, n अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई t का समतुल्यांक निर्वात में ... पथ की लंबाई है। मतलब इसको यहां पर प्रकाशीय पथ भी कहते हैं। देखिए उतना ही टाइम में, जितना टाइम के लिए वो ग्लास में चला, शीशा में चला, उतना ही टाइम के लिए यदि वो निर्वात में चले, कौन, लाइट, प्रकाश, तो उसको बोलते हैं प्रकाशीय पथ। यानी प्रकाशीय पथ की लंबाई बतलानी है। यानी ए पाथ लेंथ t इन ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्विवेलेंट टू ... पाथ लेंथ इन वैक्यूम। यानी ऑप्टिकल पाथ लेंथ इसको बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। देखिए तो सपोज कर लीजिए ये हमारे पास क्या है, शीशा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक क्या है, n है। इसकी मोटाई कितना मान लो t है, इतना ही चलना है शीशा में। यानी शीशा में ये इतना गया, A से B गया, कौन गया, प्रकाश गया। तो यहां से यहां तक जाने में टाइम निकाल लो, तो टाइम क्या होगी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस AB मतलब t, इसमें स्पीड कितना होगा v। तो टाइम बराबर, देखिए जितना डिस्टेंस कवर किया और बाई स्पीड कर दिए, यानी दूरी बाई चाल कर दी, हो गया ऐसा। इतना ही टाइम में ये कहां जाएगा, तो वैक्यूम में जाएगा, क्योंकि वैक्यूम में स्पीड ज्यादा होगा तो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। तो कितना कवर किया, CD। तो ये जो CD होगा वो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। यहां पे चाल कितना होगा लाइट का, C होगा। तो C और इनटू टाइम, टाइम की वैल्यू T/V, यानी C/V और इनटू T। C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, V क्या है, शीशा में प्रकाश की चाल। तो इसका जो रेशियो होता है ये क्या है, अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसको म्यू बोलते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, n। यानी ये क्या आ जाएगा, NT। क्या आ गया, NT। इसको प्रकाशीय पथ भी बोलते हैं, प्रकाशीय पथ की लंबाई भी कहते हैं, जो कि कितना आ गया, NT। अब NT देखें कौन सा है, देखिए NT, B ऑप्शन हो गया। कैसे आया, समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहां पे किस दृष्टि दोष को दूर करने में बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है। यानी सिलेंड्रिकल लेंस इज यूज टू करेक्ट, किसके लिए यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस को, बेलनाकार लेंस को। चलिए देखिए, तो निकट दृष्टि दोष है, इसके लिए तो नहीं करते हैं। दीर्घ दृष्टि के लिए पीछे बता रखे हैं, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए, ठीक है, इसके लिए। लेकिन अब है जरा दूरदर्शिता। तो सबसे पहले देखिए निकट जो दृष्टि दोष है यानी मायोपिया है, ठीक है। तो इसके लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या होती है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो इसके लिए अवतल लेंस। इसके लिए दीर्घ दृष्टि दोष के लिए क्या होता है, इसमें होता है दूर की वस्तु दिखाई देगी, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी, यानी उत्तल लेंस। अब देखो इसके लिए जरा दूरदर्शी है ना, जरा दृष्टिता, यानी ये क्या है, दोनों है। तो इसके लिए बाइफोकल लेंस, यानी इसको बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। इसमें आ जाओ,
एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए ही बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है, यानी सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। यानी एस्टिग्मेटिज्म इसमें क्या होती है कि यदि हमारे पास एक ऐसे एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, और एक रहे हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल जब देखना शुरू करोगे तो हॉरिजॉन्टल भूल जाओ, हॉरिजॉन्टल नहीं समझ में आएगा, नहीं दिखाई देगा। और जब हॉरिजॉन्टल देखने लगोगे तो वर्टिकल भूल जाओ, वर्टिकल नहीं दिखाई देगा। यही है एस्टिग्मेटिज्म। इसी के लिए क्या होता है, यहाँ पर बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। अब देखिए आगे, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे है सामान्य समायोजन के लिए। सामान्य समायोजन मतलब होता है कि फाइनल जो प्रतिबिंब होगी, अंतिम जो प्रतिबिंब होगी, वो डी पर बनेगा, 25 सेंटीमीटर पर बनेगा। यानी सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, ठीक है। यानी द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए एकोमोडेशन माइक्रो कंपाउंड एकोमोडेशन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए होता है m इज इक्वल टू माइनस वी नोट बाई यू नोट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। होगा ऐसा? तो ये आ गया, यानी कौन सा है, तो ये है, देखिए, यानी बी नंबर है। ओके, तो ये बी नंबर हो गया। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए, एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, की आवर्धक क्षमता है, यानी एक आवर्धक ग्लास है जिसकी पावर दे रखा है, पावर मतलब 1/f, ठीक है। देखो यहां पे सॉल्व कर देता हूं। यहां पे क्या है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ पावर 12 डायोप्टर इज। तो देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास किसको बोलते हैं, तो कन्वेक्स लेंस को बोलते हैं। कन्वेक्स लेंस मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास। तो देखिए यहां पर इसका पावर मतलब 1/f कितना है, 12 डायोप्टर है। 12 डायोप्टर को डायोप्टर के जगह पे क्या लिखोगे, पर मीटर लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आवर्धक क्षमता इसकी लिखनी है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप है 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी रहने दो, और 1/f। तो देखिए डी के जगह पे क्या लगा दो, 25 सेंटीमीटर, और इनटू 12 पर मीटर। मीटर नीचे आएगा तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है। अब देखिए यहां से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये 25 चौके 100, 4 तिया 12 सेंटीमीटर कर 1 और 3 4 हो गया। यानी कितना आ गया यहां पर, तो ये आ गया आपका 4, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनाशी मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव, जो डार्क फ्रिंज होती है अंश डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पथांतर होता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या निकालनी है, पथांतर, यानी पाथ डिफरेंस इन डिस्ट्रक्टिव इन है ना, इंटरफेरेंस इज इक्वल टू, तो ये होता है 2n + 1 इंटू λ/2। ये फॉर्मूला है, याद रखनी पड़ेगी, इतना होता है। अब देखिए खगोलीय दूरदर्शी। चलिए अब आते हैं यहां पे नेक्स्ट सवाल पे, जिसका नाम है खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, यानी द फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो देखिए ऐसा कुछ होता है। इसमें मैं बात करूं, ये देखिए बड़ा सा अपर्चर वाला रहता है, अनंत पे ऑब्जेक्ट रहेगा, लार्ज डिस्टेंस पे, तो ये ऑब्जेक्टिव जो है ये इसका इमेज बना देगा, ठीक है। और ये क्या है, आई पीस है, आई पीस के फोकस के अंदर इसको खिसका के लाना रहता है, तो ये इसका जो इमेज बनेगा वो इधर बनाता है ये, ठीक है। फाइनल इमेज A2 B2 बना के बताए थे, ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप में। तो देखिए यहाँ इधर ऑब्जेक्ट रहेगा AB, ये इमेज बनाएगा ऑब्जेक्टिव यानी अभिदृश्यक A1 B1, और इसको आगे पीछे खिसका के इसको आई पीस को
इसके फोकस के अंदर लाओ तो इधर इमेज बनाएगा A2 B2। तो यहाँ पर कैसा इमेज बन रहा है देखिए, तो ये जो इमेज बन रहा है ये उल्टा बन रहा है इसके रेस्पेक्ट में, और कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड और वर्चुअल कट से है, यानी आभासी बनेगा और उल्टा बनेगा। तो काल्पनिक एवं उल्टा, ठीक है। तो काल्पनिक एवं उल्टा की बात करूं तो देखो कौन सा हो रहा है, ये, ठीक है। यानी द फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप तो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, ऐसा। आगे देखिए नेक्स्ट, प्रकाश तंतु संचार यानी ऑप्टिकल फाइबर, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। देखो निम्न में से किस घटना पर आधारित है, यानी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना। तो ये बेस्ड है किस पे, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये आधारित है। ओके, मतलब इंटरनल, जैसे उस ऑप्टिकल फाइबर में है ना वेव इंटर करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या तो लाइट, वैसे ही क्या होती है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना शुरू होता है, और वो जो है से लास्ट एंड तक उसमें प्रोपेगेट होती है। तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी TIR, यानी TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक उभयोत्तल मतलब उभय जोड़ उत्तल, यानी जिसका दोनों सरफेस उत्तल हो, यानी इस तरीके से, ये है उभयोत्तल। इसका म्यू दे रखा है, म्यू इज इक्वल टू 1.5 है। ओके, अब देखिए कि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसका R1 होगा, इसका R2 होगा, ये एक्सिस होगा इसका। जरा सोच के देखिए, तो R1 इसका है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, यानी राइट साइड होगा। तो R1 जब भी लेंगे तो प्लस में लेंगे, कितना लेंगे, तो 20 सेंटीमीटर। R2 लेंगे तो ये वाला सरफेस, तो ये वाला सरफेस का सेंटर इधर होगा, तो क्या होगा, नेगेटिव में जाएगा, तो इसको क्या लिखोगे, -20 सेंटीमीटर होगा ऐसा। अब देखिए यहां पर 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 -1/r2 हो गया ऐसा। 1/f इज इक्वल टू म्यू -1, तो म्यू क्या है 1.5 है, -1 दे दो तो क्या आएगा 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। 1/r1 तो 1/20, माइनस माइनस देखो माइनस रखेंगे तो प्लस में बदल जाएगा, तो 1/20, 1/f 0.5 2/20 हो गया। अब यहां से जरा देखिए तो क्या आएगी, यहां से पॉइंट हटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए 5 × 2 तो 10, 10 10 तो कट जाएगा, तो 1/20 आ गया, ये 1/20 आ गया किसका, फोकल लेंथ। इससे निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे बोला क्या है, पावर निकालने के लिए, लेंस की क्षमता, यानी बाई कन्वेक्स लेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पावर ऑफ द लेंस बताइए। तो यहां से करोगे तो फोकल लेंथ निकल जाएगा, लेकिन 1/f क्या होता है, इसी को पावर क्या लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं ना, 1/f होता है। तो ये क्या चीज में है, यहां पर सेंटीमीटर में आएगा, ये देखो 1/f यानी 1/20 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, पावर चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/f को लिख दिया मैंने पावर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 20 सेंटीमीटर, तो मीटर, मीटर में मैंने 100 से भागा दे दीजिए, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100/20 और ऊपर जाएगा पर मीटर, तो ये आ जाएगा 5 पर मीटर, मतलब डायोप्टर, यानी कितना आ गया 5 डायोप्टर आ गया। ओके देखिए, तो यहां से 5 डायोप्टर देखिए कौन सा है, ये है। यानी ऐसे सवाल यदि रहेगा तो कभी फोकस पूछ देगा, फोकल लेंथ पूछ देगा, कभी जो है से आपसे पावर पूछ देगा। तो यदि आप लेंस मेकर फॉर्मूला लगा लेते हैं
निकालने के लिए, तो इस फार्मूला से आप जो है से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं समझ गए होंगे। ऐसे सवाल और यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल दे, म्यू बदल दे, ठीक है, और उभयोतल के जगह पे यानी बाई कॉन्वेक्स के जगह पे है ना कनकेव ला दे, तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को देख करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आता है पानी के भीतर हवा का एक बुलबुला द्विउत्तल कार्य करेगा, ठीक है, यानी बोल रहा है एन एयर बबल इनसाइड वाटर वर्क्स एज, यानी कैसा वर्क करेगा एयर बबल, ये देखना है। किसके अंदर है? वाटर के अंदर है। तो देखना है अपसारी लेंस जैसा, अवतल दर्पण जैसा, उत्तल लेंस जैसा, इनमें से कोई नहीं। डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स लेंस या नन, ऐसा। तो देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, हमारे पास ये समझिए, ये देखो एयर बबल हो गया, लेकिन ये है कहाँ? ये है वाटर में। देखिए ये क्या है? वाटर में है। इसका ये सेंटर हुआ। चलिए अब इसका बिहेव देखिए, यहाँ से रे ऑफ लाइट चला, एक और रे ऑफ लाइट चला, ठीक है। तो यहाँ से देखो इस पॉइंट पे नॉर्मल डालो, डाल दिया मैंने नॉर्मल, इस पॉइंट पे भी नॉर्मल डाल दो ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो क्या होगा? जैसे ही इंटर करेगा रेज, तो डेंसर से रेयर में जा रहा है, नॉर्मल से दूर हटेगा। चलो तो नॉर्मल से दूर हटा दिया, यहाँ पे आ गया, इसको भी नॉर्मल से दूर हटा दिया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। नॉर्मल से दूर हटा, देखो डाइवर्ज का। अब देखो यहाँ पर जैसे ही आया तो यहाँ पर अभी नॉर्मल खींच दो, तो अब क्या होगा? इस पॉइंट से इंटर कर रहा है कहाँ? एयर से वाटर में, यानी रेयर से डेंसर में, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा ऐसे। देखो यहाँ से ऐसे, ये क्या होगा? रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। देखो तो क्या हुआ? आया पैरेलल और फैला दिया। ये फैला दिया तो कैसा बिहेव किया? डाइवर्जिंग का बिहेव किया, यानी डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव किया, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह। तो डाइवर्जिंग लेंस होगा, यानी यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस देखो ये है, डाइवर्ज किया, अपसारी लेंस जैसा काम किया, ठीक है, ये हो गया। तो ऐसा सवाल पूछा जाता है जो कि आप इस तरीके से बाई कंसेप्ट बना सकते हैं। आशा करते हैं कि ये जो है से आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। देखिए अगर है यहाँ पर लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए, यानी हाउ मेनी इमेज आर फॉर्म्ड बाय द लेंस इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन इट्स एक्सिस। देखिए तो यहां पर थोड़ा सा समझ लें, मैं बात करूं। देखिए यहां पे आपके पास एक लेंस है, लेकिन लेंस का दो पार्ट है, इधर का मटेरियल μ1 है, इधर का मटेरियल μ2 है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखो, इससे रे ऑफ लाइट जाएगी, इसका बेंडिंग कैपेसिटी अलग होगा, इसके लिए इधर से ऐसे लाइट जाएगी, इसका बेंडिंग कैपेसिटी ऐसे होगा। तो यहां पर दो इमेज बनाने का काम किया, यानी लेंस को यदि आप ऐसे ऊपर पार्ट नीचे पार्ट अलग अलग मटेरियल से डिवाइड कर दोगे, लगा दोगे उसमें, तो दो इमेज जितना पार्ट में बांटोगे ऐसे एक्सिस के ऐसे कर करके, उतना जितना मटेरियल का पार्ट रहेगा उतना नंबर ऑफ इमेज बनाएगा। लेकिन यदि यही आप ही लेंस लीजिए और ऐसे बंटवारा कीजिए, ठीक है, इधर का कुछ और है μ1, इधर का कुछ और है μ2, और यहाँ पर एक्सिस पे ऑब्जेक्ट रख लो, तो जाएगी ऐसे, तो इधर से बेंडिंग, ऐसे जाएगी तो इधर से बेंडिंग, तो दोनों तरफ से बेंडिंग तो एक ही जैसा है, यानी एक ही जगह पे काटेगा, यानी एक ही इमेज बनेगा। यानी आप यदि लेंस के ऐसे आप डिवीजन करते हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग लगाकर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, नंबर ऑफ इमेज वही होगा। लेकिन ऐसे जितना बार बांट देंगे उतना इमेज बनेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे जरा एक नज़र। देखिए ऐसे बांटने से
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ऐसे बांटने से फर्क है ना, ऊपर एक नीचे एक, ठीक है। तो यहां से जाएगा, ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहां से रे ऑफ गया, ऐसे कट किया, इन दोनों के लिए कोई फर्क नहीं। और इधर गए तो अलग तरीके से जा रहा है, तो यहां से ऐसे कट किया तो यहां पर, तो ये बनाया I1 और यहां बनाया I2, यानी दो इमेज बनाएगा। सिर्फ ऐसे कितना बंटवारा हो रही है ये देखना है, ठीक है। ऐसे ऐसे कितना बार बांट रहे हैं वो फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ये वाला डिपेंड करवाता है। तो नंबर ऑफ इमेज 2 होंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखिए, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है, यानी द कलर ऑफ ए थिन फिल्म इज ड्यू टू। देखिए होता क्या है, कहाँ थिन फिल्म देखने को मिलता है, यदि आप वाटर सरफेस पे कुछ तेल उल डाल दीजिए, ठीक है, जो ऊपर एक पतला लेयर अपना बना ले और उसको ऐसे करके इधर से तिरछे देखिएगा इधर से, तो वो थोड़ा सा कलर्ड लगता है, रंग की तरह दिखता है, ठीक है। या नहीं तो जब हम लोग वाटर में सर्फ ये सब घोलते हैं तो ऊपर एक फिल्म बन जाता है, वो फिल्म भी देखोगे तो कलर्ड लगता है। तो इसका मेन रीजन क्या है, कारण क्या है, तो इसका कारण है इंटरफेरेंस, यानी ये जो कलर्ड दिखता है ये इंटरफेरेंस होती है, नहीं देखे होंगे तो करके देख सकते हैं। तो ये है इंटरफेरेंस के कारण, तो यहाँ पर इंटरफेरेंस आ जाएगा, यानी व्यतिकरण, यानी इंटरफेरेंस यानी बी, यानी द कलर ऑफ ए थिन फिल्म इज ड्यू टू, तो इंटरफेरेंस यानी एक पतले फिल्म के रंग का कारण है व्यतिकरण है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट के तरफ, तरंग का कलांतर फाई है, का पथांतर डेल्टा एक्स है, से संबंध है। किससे संबंध है ये बतलाना है। देखिए यहां पर फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस है, फेज डिफरेंस फाई रिलेटेड टू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। ये देखिए वेव की बात है, तरंग की बात है, तो समझिए यहां पे तरंग की स्टोरी को देखिए। ऐसे एक तरंग हो, अब देखिए यहां पर, देखिए यहां से कोई चलेगा, एक ओसिलेशन पूरा कर लिया यहां पर एक टाइम पीरियड, ठीक है। तो जब एक टाइम पीरियड एक कवर की माने टेकन हुआ तो इस तरफ जा रहा है, तो जितना ये डिस्टेंस कवर करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेवलेंथ यानी लेम्डा, ठीक है। यानी यही क्या हो गया, पाथ कोई यहां पे रहे और कोई यहां पे रहे तो ये क्या हो गया, पाथ का डिफरेंस हो गया। कितना देर में, एक टाइम पीरियड में। कितना एंगल बनाएगा, यहां पर 0, यहां पे पाई, यहां पे 2 पाई, यानी एंगल का कितना का डिफरेंस हुआ, तो 2 पाई का। तो देखिए इसके लिए पाथ डिफरेंस लूं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए 1 ओसिलेशन के लिए, तो यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पाथ डिफरेंस लेम्डा, मतलब वेवलेंथ, इतना डिस्टेंस होगा। यदि मैं फेज डिफरेंस की बात करूं तो फाई कितना होगा, 2 पाई होगा, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस निकालना है डेल्टा एक्स, तो ऐसा कर सकते हो क्या, देखो यहां पर दोनों का रेशियो निकाल दो, डेल्टा एक्स बाई फाई हो गया, ये क्या होगा, लेम्डा बाई 2 पाई, यानी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई, लेम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई, लेम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई। क्या होगा ऐसा, देख लीजिए, ये रिलेशन से आ गया, कुछ नहीं किए, वेव बना दी, वेव मोशन दिखा दिए, एक ओसिलेशन ले लिए, 2 पॉइंट इनिशियल और फर्स्ट इनिशियल और लास्ट कंसीडर कर लिए, यहाँ से यहाँ तक की जो पाथ डिफरेंस होगी वो एक वेवलेंथ के इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ तक जो फेज डिफरेंस होगा वो 2 पाई के इक्वल होगा, जो मैंने लिख दिया पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस दोनों का रेशियो लगा दिया, डेल्टा एक्स निकाल दिया, दैट्स ऑल, यानी लेम्डा बाई 2 पाई आ गया इंटू फाई। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं सोच करके, नहीं तो लगा दीजिए सी होगा, है ना, डायरेक्ट भी, तो वो जो है से क्या होगा, दिक्कत वाली बात हो जाएगी। आगे बढ़ता हूं,
नेक्स्ट, अब आता है इसमें प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। कौन करता है प्रकाश तरंग की? तो यहां पे देखिए, यानी द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव इज सपोर्टेड बाय। ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर होता क्या है जरा ये समझ लें। देखिए ऐसे, यदि मोशन इस डायरेक्शन में है और ओसिलेशन इसके परपेंडिकुलर हो रही है तो इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर। तो इसको जो रोक के बता देगा, ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स नेचर को बता देगा कि हाँ इसमें ट्रांसवर्स नेचर था। तो ऐसे को रोकने का काम कौन करता है? पोलराइजेशन में होती है। तो यहां पर कौन बताता है? ध्रुवन। यानी ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव्स इज सपोर्टेड बाय, तो कौन सा है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन सपोर्ट करता है, मतलब पोलराइजेशन बतलाता है कि लाइट वेव जो है वो ट्रांसवर्स नेचर की है, यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ओके, आगे बढ़ता हूं। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? तो प्रकाश का व्यतिकरण का मतलब होता है, यहां पर देखिए एक सोर्स यहां है, यहां से एक वेव चली, एक सोर्स यहां पर है, ये हुआ S1, ये हुआ S2, यहां से एक वेव चली, यहां पे क्या हुआ, दोनों मिल गए आके, तो दोनों की जो सुपरपोजिशन होगी, है ना, उसी को इंटरफेरेंस बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि यहां पर एम्पलीट्यूड चेंज करता है ओसिलेशन का, और एम्पलीट्यूड जो है उसका जो स्क्वायर होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी। यानी जितना यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ा मिलने से बढ़ेगा या घटेगा उसके हिसाब से इंटेंसिटी घटे और बढ़ेगी, है ना, क्योंकि इंटेंसिटी वेरीज एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी इसमें समझिए व्यतिकरण में, यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। यानी देखिए इंटरफेरेंस या तो व्यतिकरण का मतलब ही होता है कि जब दो वेव या दो से अधिक वेव एक पॉइंट पे सुपरपोज्ड होती है, तो सुपरपोज्ड होने से यानी मिलने से वहां पर इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी को व्यतिकरण बोलते हैं, उसी को इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, यानी वहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर से वितरण होता है, किसका? पुनर्वितरण होता है तीव्रता की, यानी इंटेंसिटी की। तो ये हो गया इंटेंसिटी। ओके, हाँ, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अब देखिए प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? द यूनिट ऑफ व्हिच फिजिकल क्वांटिटीज इज लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? 1 ईयर में लाइट जितने डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगी 1 ईयर के ड्यूरेशन में, उसी को यहां पर लाइट ईयर बोलते हैं। यानी लाइट ईयर मीन्स दैट मीन्स डिस्टेंस, है ना, लाइट के द्वारा जितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा 1 ईयर के इंटरवल में, 1 ईयर के टाइम में, तो वही क्या है? लाइट ईयर है। ठीक है, यानी ये किसकी यूनिट है? तो यहां पे डिस्टेंस की यूनिट है, यानी लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। ठीक है, यानी द यूनिट ऑफ व्हिच फिजिकल क्वांटिटीज इज लाइट ईयर, यानी ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। आगे बढ़ता हूं। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। द इमेज फॉर्म्ड बाई ए सिंपल माइक्रोस्कोपी। चलिए एक बार देख लें कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसको जरा समझ लें तो आसानी से सवाल बन जाएगा, कुछ देर नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड, द इमेज फॉर्म्ड बाई सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इमेज बनाना है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप मीन्स सिंपल कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस ही क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप है। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करूं, देखो ये देखो कन्वेक्स लेंस लिया, और इसमें ये इसका देखिए यहां पर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। इससे देखना है किसी छोटी सी ऑब्जेक्ट को, तो ये भी ऑब्जेक्ट हुआ, इसको फोकस के अंदर रखना है, इसको फोकस के अंदर रखना है। चलिए एक रे जाएगी पैरेलल, कहां से चल जाएगी? फोकस से। एक रे जाएगी तो ऐसे चली जाएगी, तो यहां पर क्या होगा?
अब देखिए डॉट 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 लेंगे हम लोग ऐसे डॉट 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 डॉट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये इमेज बनेगा। तो ये इमेज क्या होगा, A1 B1 होगा। देख सकते हैं इमेज कैसा है, वर्चुअल है, कैसा है, इरेक्ट है, और क्या है, बड़ा है। सभी चीज, जितनी चीज था सभी निकल करके बाहर आ गया। अब मैच कीजिए उससे, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। ठीक है, तो यही तो जो है से हो गया, काल्पनिक और सीधा। ठीक है, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट। देख सकते हैं डायरेक्ट। तो इसमें ऑप्शन जो है से रटने की कोई झंझट नहीं रहेगा यदि आपके पास कंसेप्ट है, और कंसेप्ट ही आपके ऑब्जेक्टिव को स्ट्रांग बनाता है। जितना कंसेप्ट क्लियर रखेंगे उतना जो है से क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 बातें आई। क्या क्या आई, एक हुआ इरेक्ट, दूसरा क्या आया, लार्ज आया, और क्या आया, इरेक्ट आया। ठीक है, वर्चुअल आया, और क्या बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट के साइड ही भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट तरफ क्या है, सो देखिए, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। वर्ण विक्षेपण क्षमता, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर। देखिए मैं बात बता दूं सबसे पहले, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दे दें, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये प्रिज्म है, प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण क्षमता अब इसके पास है, यानी इससे वर्ण विक्षेपण होती है। यहाँ से देखिए होता क्या है कि यदि आप वाइट लाइट को ले जाते हैं, चलिए ठीक है, वाइट लाइट ले गया, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हुआ, ये क्या है, स्क्रीन है। जाना चाहिए था इसको इस रास्ते से ऐसे, लेकिन गया नहीं। हुआ क्या, प्रिज्म से यहाँ पर डेविएशन हुई, ये हो गया रेड। सबसे नीचे जो जाएगा, ठीक है, वो जाएगा यहाँ पर वायलेट। ठीक है, और ये सबके लिए जो मीन है वो है येलो। ठीक है, ये वाला जो डेविएशन होती है इसको बोलते हैं डेल आर। ये वाला जो डेविएशन होती है इसको बोलते हैं डेल भी। इसको डेविएशन को डेल वाई बोलते हैं। और ये जो है इसको बोलते हैं यहां पर एंगुलर डिस्पर्सन, यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण। और किसी भी प्रिज्म में यदि मैं डेल की बात करूं, डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो अब यहां पे मुझे निकालना है, तो देखिए यहां पे क्या है, ये ओमेगा निकालोगे तो थीटा बाई डेल वाई, यानी एंगुलर डिस्पर्सन। देखिए डिफिनेशन भी याद हो जाएगा यहां से, एंगुलर डिस्पर्सन बाई मीन डेविएशन। येलो का डेविएशन जो होता है वो मीन डेविएशन होता है, यानी माध्य विचलन होता है, किसका, पीला वाला का। और यह है कोणीय वर्ण विक्षेपण। दोनों के रेशियो को ही क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं। तो थीटा को क्या लिखोगे, ये जो थीटा होगा, ई बड़का में ई वाला छोटका को माइनस कर दो तो इतना बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए डेल भी माइनस डेल आर बाई डेल वाई। इसको जब सॉल्व करोगे डेल भी रख करके, तो ये क्या होगा, म्यू भी माइनस 1 इंटू ये डेल आर के जगह पे म्यू आर माइनस 1, तो ये सॉल्व करके आएगा म्यू भी माइनस म्यू आर, और ए रहेगा, और डेल वाई रखेंगे तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ये कट जाएगा, तो ये होगा म्यू वाई माइनस 1। तो देखिए इसमें से मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, यानी म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1, यानी डिस्पर्सिव जो पावर है वो देखिए यहां से ये देखने को मिल रहा है, म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1, जिसके लिए आपको डिस्पर्सिव पावर के लिए याद रखनी है एंगुलर डिस्पर्सन, मीन डेविएशन, दोनों का रेशियो, कोणीय वर्ण विक्षेपण, माध्य विचलन, यानी येलो कलर का विचलन लगा के आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे वैल्यू सब दे करके। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, चलिए
अब आगे आते हैं, निर्वात में प्रकाश का वेग c है, कांच जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, तो कांच में इसका मान क्या होगा, कितना वेग होगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज c, इट्स वैल्यू इन ग्लास विल बी, ग्लास में निकालना है वेलोसिटी। तो देखिए यहां पे ऐसा कर दूं, मैं क्या बोलूं, म्यू दिया हुआ है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, c बाई भी। c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, v क्या है, ग्लास में प्रकाश की चाल, यही होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, बाई माध्यम में प्रकाश की चाल। चलिए ठीक है, तो म्यू के जगह पे कितना रखोगे, 3/2, तो c बाई भी। ओके, तो ऐसा करो, भी को इधर ले लाओ, आ जाएगा इधर, ठीक है, इधर, और 2 ऊपर और 3 नीचे, ये क्या होगा, c होगा, 3/2c, यानी 2c/3, 2c/3। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो ये हो गया बाई कंसेप्ट से, कंसेप्ट के हिसाब से बना दी। आशा करते हैं समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब है औसत रंग पीला। औसत रंग कौन बोल रहे थे, मीन कलर कौन बोल रहे थे, पीला बोल रहे थे, कि अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ठीक है, तो इसमें जब बात करोगे तो ये सबका एवरेज है, तो एवरेज के लिए देखो म्यू इज इक्वल टू क्या करो, म्यू आर प्लस म्यू भी बाई 2, यही एवरेज है। तो म्यू आर प्लस भी बाई 2, तो ये जो है ऑप्शन कौन सा मैच किया, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर एंड येलो कलर। येलो कलर के लिए यानी यहां पर जो दो एक्सट्रीम कलर है, जो छोर वाला कलर है रेड और वायलेट, दोनों का सम निकालो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, बाई 2 कर दो, आ जाएगा। अब देखिए यहां से आगे बढ़ता हूं। अब है समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, ठीक, पावर ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज। देखिए शक्ति का मतलब होता है उससे जब लाइट जाए तो वो मोड़ने का काम करे, उसके डायरेक्शन को बदलने का काम करे। तो देखिए ये ग्लास स्लैब है, सपोज कीजिए ये ग्लास स्लैब है, यहां से रे ऑफ लाइट जा रही है, तो सीधे चल जाएगी, कुछ भी मोड़ने का काम नहीं किया। और जब कुछ भी मोड़ने का काम नहीं किया तो यही क्या है, पावर 0 है, एबिलिटी नहीं है इसके पास है मोड़ने की, बेंड करने की एबिलिटी ही नहीं है, तो इसके पास बेंडिंग कैपेसिटी नहीं है, यानी पावर इसका 0 है, यानी पावर क्या है, 0 है। यानी पैरेलल जो प्लेट होते हैं, स्लैब होता है, वो जो है से उसकी शक्ति 0 है। अब देखो आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। एंगुलर वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है जरा ये बता दें। तो देखिए अभी मैंने बताया था यहां पर कि यदि आप एक प्रिज्म लेते हैं, प्रिज्म लिया, बहुत अच्छा, ठीक है, इसका एंगल ए है, प्रिज्म एंगल, यहां से आपने क्या किया था, व्हाइट लाइट भेजा था, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन प्रिज्म ने डेविएट किया, क्योंकि प्रिज्म में जो डेविएशन होती है वो डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए लेते हैं। अब देखिए ये क्या किया, ये रेड कलर को ऐसे डेविएट किया, ये रेड है एक्सट्रीम कलर, ठीक है। अब देखिए इसकी जो डेविएशन होगी ये डेल आर होगा, और सबसे जो नीचे भेजता है, सबसे नीचुआ जो भेजता है, सबसे ज़्यादा जो डेविएशन होती है वो देखो इसका होता है वायलेट का, तो इसकी जो डेविएशन होगी वो डेल भी होगा, और बीचवा में यही क्या है, एंगुलर डिस्पर्सन है, कोणीय वर्ण विक्षेपण है, यही दोनों के बीच का एंगल। चलिए तो यहाँ पर यदि मैं डेल आर की बात करूँ तो ये होगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। यदि डेल भी की मैं बात करूँ तो देखो फार्मूला लगा दो, म्यू भी माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है ऐसा। लेकिन थीटा जब निकालेंगे तो टोटल इतना में इतना को माइनस कर दोगे तो थीटा बचेगा, यही क्या है, कोणीय वर्ण विक्षेपण है। यही यदि नहीं होता, यही 0 हो जाता तो सब तो एक ही साथ रह जाता,
तो हाइट बदल नहीं पाता, कन्वर्ट नहीं। तो यहाँ से ये लिखोगे डेल भी माइनस डेल आर, तो ये हो गया म्यू भी माइनस 1 और इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो ये आ जाएगा म्यू भी माइनस 1 और माइनस म्यू आर माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आएगा 1 आएगा और इंटू ए 1 1 0 खत्म। देखो ये माइनस भी प्लस, तो म्यू भी माइनस म्यू आर और इंटू ए हो गया ऐसा। तो ये क्या आ गया थीटा आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे थीटा, यानी थीटा हो गया। अब देखो मैच करो कौन सा है, कौन सा है, तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, यानी यही है ए। हो गया, तो सवाल तो सॉल्व हो गया है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। बहुत बार बता चुके हैं, सब्जेक्टिव में बता चुके हैं, ऑब्जेक्टिव में बता चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जब करेंगे आप कंप्लीट, तो बहुत सारी चीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट बातें होती है वो बहुत बार रिपीट करेंगे, और बहुत बार जब रिपीट होगा तो खुद ब खुद वो माइंड में सेट हो जाएगी, ठीक है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेटर होगी। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्या है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए कौन सा करेक्ट है? यानी देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में होता क्या है, ये देखिए ऑब्जेक्टिव होता है जिसका फोकल लेंथ f0 होता है अभिदृश्यक, और ये क्या होता है आई पीस होता है जिसकी फोकल लेंथ f ही। तो इसमें क्या है, इसकी अपर्चर बड़ा है, इसकी फोकस बड़ा है और इसकी फोकस छोटा है, यानी f0 जो होगा वो ग्रेटर होगा, किसके ग्रेटर होगा, तो यहाँ पर ठीक है fe के ग्रेटर होगा। देखो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि ये जो है f0 है जो fe से बड़ा है, यानी इसका फोकस बड़ा होता है, फोकल लेंथ बड़ा होता है, फोकस दूरी बड़ा होता है, किससे, आई पीस से, यानी f0 ग्रेटर देन fe। तो f0 ग्रेटर देन fe, देखिए fo बड़ा है किससे, fe से। सवाल सॉल्व हो गया, मैटर सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो आज की इजाज़त यहीं पे लेंगे, क्योंकि आज इतना ही ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे और इतना ऑब्जेक्टिव 2 क्लास करवा चुके हैं ऑब्जेक्टिव का, ऑप्टिक्स का। आशा करते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं, लेकिन समझिएगा तब, समझ करके बनाइएगा, तो ABCD करिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर मिलते हैं आगे, अब टॉपिक का स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 लेक्चर लेकर आएंगे, यानी 2 क्लास लेकर आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव का और एक सब्जेक्टिव का। उतना ही से सवाल आएगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, यदि उतना आप कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।